हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी में पार्ट 9 है, जो लिपि और व उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि जब मौखिक ध्वनि को जब लिखित रूप में प्रदान किया जाता है तो इन ध्वनियों के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन निश्चित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, मीन्स लिपि के प्रकार पहले देख लीजिए। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। मीन्स जैसे हिंदी भाषा में देवनागरी होगी, मराठी गुजराती में भी देवनागरी लिपि काम करती है, पंजाबी में गुरुमुखी काम करती है, उर्दू में फारसी काम करती है। इसका मतलब समझ में आया आपको? मतलब क्या है, लिपि मतलब लिखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। मतलब हिंदी भाषा लिखने का तरीका यूँ होता है, मराठी का यूँ होता है, गुजराती यूँ लिखा जाता है, पंजाबी में यूँ हम लिखते हैं, जबकि उर्दू में हम यूँ लिखते हैं। तो मतलब कि सबकी लिपि अलग है, लिखने का ढंग अलग है और लोगों को समझने का और उनको समझने वाली जनता अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो लिखावट होती है इसी को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, इसमें ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि से ली गई है, तो हम बोलते हैं देवनागरी लिपि से ली गई है, पंजाबी गुरुमुखी से ली गई है, उर्दू फारसी से ली गई है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। और भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? भारत की प्राचीनतम लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि जो है वो सबसे प्राचीनतम लिपि कहलाती है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिएगा, लिपि का ही एक पार्ट है। इसमें एक छोटी सी चीज़ बताई गई है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताया गया है। मातृभाषा किसे कहते हैं? और इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। मैं खुद कन्फ्यूज था, लेकिन इसको जब मैंने नोट्स बनाए थे तो मैं क्लियर हुआ था। मातृभाषा में अपनी माँ व घर परिवार से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, जो घर में सीखी जाती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। मातृभाषा जो घर में सीखते हैं, राष्ट्रभाषा जो अपने राज्य में वो अपने भारत में सीखते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। और राजभाषा जो किसी एक जो सरकारी कामकाजों के लिए यूज़ की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये 3 तरह की भाषाएं होती हैं, घर में सीखने वाली, पूरे देश में, और ये अपने राज्य में जो सरकारी कामकाजों में प्रयुक्त होती है उनमें। ठीक है, एक चीज़ और है, यहाँ पे ये बोला जाता है सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत भाषा जो अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा चुना गया। ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब चुना गया था? 1949 में 14 सितंबर को चुना गया था। और किस अनुच्छेद के तहत चुना गया था? अनुच्छेद 343 में। ठीक है, अब आता है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्द जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर अब उसके अर्थों में विशेषता लाते हैं या उनमें परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। मीन्स स्टार्टिंग में जुड़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, उपसर्ग की शुरुआत में और प्रत्यय लास्ट में। अपमान, अप जुड़ के जो है उपसर्ग है, अवगुण उपसर्ग है, ना लायक में ना उपसर्ग है, शब्देश में सब जो है उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपमान में मान में अप शब्द जुड़कर शब्द में परिवर्तन आ जाता है। मान अलग हो गया, अब जोड़ने के बाद अपमान हो गया। मतलब इनका अलग अलग अर्थ होता है, मान, गुण, लायक, शब्देश, लेकिन इनके आगे उपसर्ग जुड़ के इनके में विशेषता ला लेता है, परिवर्तित हो जाते हैं वर्ड। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उपसर्ग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है कि जिन शब्दों के आगे कुछ शब्द जुड़ के जब उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? वे शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़ गए नए शब्दों की रचना करते हैं। ठीक है, इक, आई और आवट इन सब का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन धर्म शब्द के बाद इक जोड़ के धार्मिक बन गया, पढ़ के बाद आई बन के पढ़ाई बन गया, सच के बाद आवट चुन के सजावट बन गया। ठीक है, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। तो अब कृत प्रत्यय की प्रत्यय में कुछ भेद होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जब ये देखिए कर्ता है, और जब कर्ता में देखिए कर्ता में अगर हम आगे की वो बाद में अंत में अगर हम लगाते हैं प्रत्यय तो वो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे पाठक में पाठ पे अक लग गया, पाठक बन गया, चाल में अक बन गया, चालक बन गया, लिख में लेखक बन गया, और ये भीड़ में भिड़ंत बन गया। ठीक है, तो ये कृत प्रत्यय हो गया। इसके अलावा क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। में एग्जाम में ध्यान रखिएगा, प्रत्यय में कभी कदार जब कठिन क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पूछा जाता है। और आसान में तो नॉर्मली से ऐसे ही पूछे जाएंगे, लेकिन जब कठिन आता है तो इनके अंदर के मतलब इनके भाग जो होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है।
तो तद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है। अनीय, आदर, देखिए यहाँ आदरणीय मतलब ये क्या है, ये आपकी विशेषता है। ठीक है। भूखा ये विशेषण है और ये क्या है, ये आपका सर्वनाम है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए आदर के में अनीय जुड़ के आदरणीय बन गया, गोप में गोपनीय बन गया, भूख में भूखा बन गया, प्यास में प्यासा बन गया। ठीक है। तो ये उपसर्ग रहा, प्रत्यय रहा आपका। तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा विशेषण के ऊपर होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अपने और साथ ही साथ कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।